निकाय चुनाव में जब मुद्दा साफ सफाई और कूड़े का उठा तो सीएम योगी ने विपक्षी पार्टी को वो संदेश भी दे दिया जिससे निकाय के आखिरी चरण में सियासी पारा हाई हो गया है। मुद्दा भले ही सफाई का हो, लेकिन सीएम योगी ने इसे कुछ इस तरीके से मोड़ा और कहा कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के सफाई का चुनाव है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव में साफ सफाई कूड़ा गंदगी पर बात होनी चाहिए, तो सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा नदी नाले अभी भी गंदे हैं, कहीं सफाई नजर नहीं आती, तो सीएम योगी ने कहा यह चुनाव सपा के कचरे को साफ करने वाला चुनाव है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि हम मुद्दे की बात करते हैं, वो तमंचे की बात करते हैं, जिसके जवाब में सीएम योगी ने कहा कि मतदाताओं के अपमान की कोशिश की जा रही है। अखिलेश ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आखिर स्मार्ट सिटी कहां है, तो जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवसरवादिता को समाप्त करने का यह चुनाव है। और जब अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन आपस में कहीं टकरा तो नहीं रहे हैं, तो सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार हर हाल में बनेगी। चलिए देखते हैं एक रिपोर्ट कि किस तरह से अब आखिरी पड़ाव पर निकाय चुनाव की जब लड़ाई आई है चुनाव प्रचार वाली, तो किस तरह से गहमा गहमी है। जिस चुनाव का मुद्दा गंदगी, नाले की सफाई, कचरा मुक्त शहर का हो, उस चुनाव में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तुलना उसी मुद्दे से कर दी और नारा दिया, ये चुनाव आम चुनाव नहीं बल्कि सपा बसपा को साफ करने का चुनाव है। ये 6 करोड़ लोगों का अपमान है, इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचरे को साफ करने का चुनाव है, उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता को, उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। और इसीलिए इस सफाई अभियान के साथ हम लोगों ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का अभियान भी चलाया। बाराबंकी के रण में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के साथ ही बीएसपी पर भी करारा हमला बोला और उन पर मतदाताओं के अपमान का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, सीएम योगी जब मंच पर चढ़े तो वो दिन भी याद दिला दी जब पॉलिटिकल संरक्षण में दंगे होते थे, जब आस्था पर चोट किया जाता था। आपने 17 के पहले के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारों को देखा होगा, क्या करती थी। पर्व और त्योहार आते थे, भय और दहशत का माहौल बन जाता था। यहां पर जब भी सावन का महीना आता था, लोधेश्वर नाथ मंदिर में जब लोग दर्शन करने के लिए आते थे, व्यापक पाबंदियां लग जाती थी, कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। आज कर्फ्यू नहीं लगता है, आज तो कांवड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जाती है, उस पर पुष्प वर्षा होती है, उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है। और अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में भी हो रहा है। केदारनाथ धाम का निर्माण हो रहा है, महाकाल में महालोक का निर्माण हो रहा है, विंध्यवासिनी धाम का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, जो कार्य कभी नहीं हुआ वह कार्य आज हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जनता जनार्दन को समर्पित होकर के। अखिलेश यादव का वो बयान भी सुना देते हैं जिस बयान से यूपी की सियासत गरमाई हुई है। और उनके इसी बयान के बाद सीएम योगी ने एक के बाद एक कई पलटवार की। उनसे कहो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बोला तमंचा, बोला वो नाली गंदी है, बोला तमंचा, वो कहें हिंडन गंदी है, बोला तमंचा, वो कहेंगे गंगा सफाई नहीं हुई, बीओडी सीओडी डिजॉल्व ऑक्सीजन उसका ज्यादा है, तो बोले तमंचा। बीजेपी ने कहा कि मेरठ स्मार्ट सिटी होगा, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी होगा। वो बताएं कि क्या स्मार्ट सिटी में उन्होंने काम किया है, क्या कूड़ा, क्या गंदगी, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या सड़कें या सुविधाएं दी कि नहीं दी। इधर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी निकाय चुनाव में प्रचार के लिए मैदान में उतरी। डिंपल यादव ने कानपुर में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। इस दौरान डिंपल यादव ने कानपुर में रोड शो भी किया। रोड शो से पहले डिंपल यादव मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की उन्होंने। समझती हूँ फर्स्ट फेज में भी समाजवादी पार्टी ने बहुत ही अच्छा तरीके से चुनाव लड़ी है, प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। और अगर हम पूर्व से लेकर पश्चिम तक की बात करेंगे तो पूरी जगह लोग जहाँ परेशान हैं, जहाँ त्राही त्राही मची हुई है, जहाँ लोग याद कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यों को,
सपा बहुत मजबूती के साथ हर जिले में लड़ रही है और आप देखेंगे जब 11 तारीख को रिजल्ट आएंगे। और अब बात अखिलेश यादव की उस रणनीति की जिससे मायावती टेंशन में आ सकती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव इस बार चुनाव प्रचार के दौरान काफी सिलेक्टिव नजर आए और उन सिलेक्टिव सीटों पर ही चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे जहां पर मायावती के वोटर एक्टिव हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी कोशिश कर रही है। जहां मायावती मजबूत, वहां पर अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार किया, क्योंकि बीएसपी के दलित वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नजर है। अलीगढ़ और मेरठ में अखिलेश यादव ने दांव चला, क्योंकि यहां पहले बीएसपी के मेयर थे और चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने अंबेडकर का नारा भी दिया। इससे पहले अखिलेश यादव बीएसपी को बीजेपी के बी टीम भी बता चुके हैं और इसी रणनीति से मायावती के कोर वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जब इन युवाओं को नौकरी देनी थी तब नौकरी की बजाय तमंचा पकड़वा रहे थे। अखिलेश साहब ने तो वो तमंचे की बात करेंगे। नगरों में ऐसी स्थिति लगती थी जैसे कोई कूड़े का ढेर हो। अरे कचरा फैलाने वाले लोग क्या कचरा हटाएंगे, इसलिए इस बार जनता इन्हीं को हटाने जा रही है। सुरक्षित गांव, सुरक्षित शहर के रूप में अपनी पहचान को बना रहे हैं। जिस चुनाव में मुकाबला बीजेपी से होना था, जिस चुनाव में साइकिल को रफ्तार देनी थी, उस चुनाव में अखिलेश की रणनीति मायावती के वोट बैंक को तोड़ने पर जा टिकी है। अखिलेश यादव के जुबान पर भले ही बीजेपी हो, लेकिन उनके निशाने पर मायावती है, क्योंकि अखिलेश उन सीटों पर नजर गड़ाए हैं जहां पर बीएसपी मजबूत स्थिति में है और जहां पर पहले से बीएसपी के मेयर रहे हैं। पहले सहारनपुर, फिर अलीगढ़ और अब मेरठ। ये वो सीट हैं जिनमें 2 पर बीएसपी के मेयर रह चुके हैं और सहारनपुर में इस बार बीएसपी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में इन तीनों सीटों पर चुनाव प्रचार अखिलेश की उस रणनीति का हिस्सा है जिससे मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके, जिसका फायदा 2024 में उठाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कल यहां पर जनसभा को संबोधित किया था, वहीं अखिलेश यादव ने आज रोड शो किया। भाजपा, सपा और बसपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बात की जाए अखिलेश यादव की तो उन्होंने आज बसपा के वोटरों पर सेंधमारी करी है। चुनाव प्रचार में भले ही अखिलेश यादव योगी के पीछे पीछे रहे, लेकिन वो चुनाव प्रचार को लेकर काफी सिलेक्टिव हैं और उन सीटों पर ही नजर आ रहे हैं जहां बीएसपी मजबूत स्थिति में है। यानी कमजोर को और कमजोर करो और दमदार नेतृत्व से पंगा ना लो। खैर, अखिलेश यादव की रणनीति MY के साथ अब दलित को भी अपने पाले में लाने की है और यही वजह है कि वो भीमराव अंबेडकर के सहारे बीजेपी पर हमलावर हैं। एक पहचान है, ताले से सुरक्षित की जाती चीज है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को ताले में बंद कर दो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत, उनका संविधान, उनका बताए हुए रास्ते को बदल रहे हैं। ऐसे लोगों पर हम कहते हैं ताला लगना चाहिए। मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब मायावती निकाय के रण में दम दिखाने नहीं पहुंची तो अखिलेश यादव उन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया। लेकिन मायावती ने भी उसी वक्त अखिलेश यादव को पलटकर जवाब दे दिया था। लेकिन अब बात मायावती के हाथ से निकल रही है, क्योंकि मेरठ में भी उन्हें कमजोर करने की प्लानिंग हो चुकी है। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मुस्लिम और यादव फैक्टर पे माना जाता था, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव का दलित प्रेम बढ़ रहा है तो उसको देखकर लगता है कि अब अखिलेश यादव मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। सबसे पहले आज उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनाव प्रचार किया, जिसके बाद मेरठ में आज वो चुनावी रैली कर रहे हैं, आज रोड शो कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दलित बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य इलाके में अखिलेश यादव जा रहे हैं तो उसको देखकर लगता है कि बसपा के वोट बैंक में ये सेंध लगाने की तैयारी में है। बीएसपी में सेंधमारी से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव प्रचार के आखिरी राउंड में अलीगढ़, मेरठ जैसी सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे तो तय है कि वो भले ही निकाय के रण में हो, लेकिन उनका मिशन 2024 के लिए है और मुस्लिम यादव के साथ ही उनकी नजर दलित वोट बैंक पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात स्वार और 96 विधानसभा उपचुनाव की। यहां आज शाम में चुनावी शोर थम गया, लेकिन इस चुनाव में किसका जोर, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कैसे आजम खां अपने बेटे जो कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उसे जिताने के नारे लगवाते हुए नजर आए,
तो कैसे सीएम योगी अपने सहयोगी दल के प्रत्याशी को बल देते हुए नजर आए। लेकिन इससे पहले स्वार सीट का पूरा समीकरण भी आपको समझा देते हैं। दरअसल स्वार सीट पर अब्दुल्ला की विधायकी जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है और इस सीट पर 55% मुस्लिम तो 45% हिंदू वोटर्स हैं। 2022 की विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम को 59% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन इस बार यानी कि 21 साल बाद समाजवादी पार्टी ने स्वार सीट पर गैर मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी से अनुराधा चौहान को अब्दुल्ला की जगह मौका मिला है तो बीजेपी ने अपने सहयोगी दल अपना दल के शफीक अंसारी को मौका दिया है। अब आपको 96 सीट का पूरा समीकरण भी बता देते हैं। दरअसल ये सीट आदिवासी बाहुल्य सीट है। 1974 से SC/ST के लिए यह सीट सुरक्षित रही है। यहां 4 बार बीएसपी और 4 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। बीजेपी और एसपी को एक बार यह सीट जीतने का मौका मिला और अपना दल के विधायक के निधन से यह सीट खाली हुई है। उसके बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है जिसमें सीएम योगी भी गरजते हुए नजर आए। अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की उस सीट पर अब सबकी नजर टिक गई है जहां कभी आजम खान का कब्जा हुआ करता था, जहां इससे पहले आजम के बेटे अब्दुल्ला विधायक थे। लेकिन विधायकी छिनने के बाद उस सीट पर उपचुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग होनी है, जिसके लिए प्रचार के आखिरी दिन आजम खान के तेवर तल्ख दिखे। भले ही अब्दुल्ला मैदान में ना हो, लेकिन आजम ये कहते नजर आए कि अब्दुल्ला को कोई हरा नहीं सकता। छीन ली 2 बार तुम्हारे विधायक की मेंबरशिप, इसलिए कि अभी कोई माई का लाल 150 करोड़ के हिंदुस्तान में अब्दुल्ला को इसलिए नहीं हरा सकता कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा नाम है। अरे मुल्क के बांटने वालों, रिश्तों को बांटने वालों, क्या पार्लियामेंट हमने हारी है? वाह वाह बहादुर। आजम खान भले ही स्वार सीट पर समाजवादी पार्टी से अनुराधा चौहान के लिए वोट मांगने मंच पर चढ़े हों, लेकिन उनकी जुबान पर अब भी अब्दुल्ला का ही नाम है। आजम अब भी उस दर्द को भुला नहीं पा रहे हैं जिससे एक परिवार के 2 नेताओं की विधायकी छिन गई। खैर, अखिलेश यादव ने स्वार और 96 सीट पर चुनाव प्रचार नहीं किए हों, लेकिन गठबंधन धर्म निभाते हुए सहयोगी दल के लिए सीएम योगी चुनाव प्रचार करते नजर आए। जब इन युवाओं को नौकरी देनी थी तब नौकरी के बजाय तमंचा पकड़वा रहे थे। जब उनको नौकरी दी, उनके रोजगार की व्यवस्था करनी थी, तब यहां पर परिवारवादी सोच के साथ वसूली अभियान शुरू कर दिए थे। मिर्जापुर और सोनभद्र के संसाधनों पर डकैती डाल रहे थे। प्रदेश के अंदर नगरों की स्थिति ऐसे लगता ही नहीं था कि नगर है। नगरों में ऐसी स्थिति लगती थी जैसे कोई कूड़े का ढेर हो। किसी भी नगर में आप जाइए, पहले नगर के बाहर कूड़े का ढेर का दर्शन होता था। स्वार और 96 सीट पर भले ही बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में ना हो, लेकिन इतिहास रचने के लिए बीजेपी ने जो प्लानिंग की है उससे आजम खान के साथ ही अखिलेश के लिए भी साख का सवाल है, क्योंकि रामपुर की स्वार सीट पर 10 मई को उपचुनाव, अब्दुल्ला की सदस्यता खत्म होने पर उपचुनाव, आजम खान की प्रतिष्ठा एक बार फिर दांव पर। आजम की साख खत्म करने की कोशिश में बीजेपी, अपना दल एस प्रत्याशी को बीजेपी ने दिया मौका। प्रत्याशी भले ही अपना दल से हो, लेकिन प्लानिंग बीजेपी की है, जिससे रामपुर के बाद स्वार में भी गठबंधन का कमल खिल सके और एक बार फिर मुस्लिम बाहुल्य सीट पर अखिलेश को चुनौती दी जा सके, जिसका फायदा 2024 में भी उठाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उत्तर प्रदेश में एक और नए माफिया की करेंगे, लेकिन उससे पहले अतीक और मुख्तार की बात कर लेते हैं। ये दोनों ऐसे माफिया थे जिनके लिए धर्म और मजहब भी कोई मायने नहीं रखता था। वो बस अपना फायदा देखते थे। दोनों माफिया से जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा शिया वक्फ बोर्ड ने किया है, जिसके मुताबिक वक्फ संपत्तियों को भी इन दोनों माफिया ने छोड़ा नहीं। अतीक और मुख्तार ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। प्रयागराज में इमामबाड़ा गुलाम हैदर पर अतीक ने कब्जा किया था। अवैध कब्जा कर अतीक ने जमीनों को बेच भी दिया था। वहीं लखनऊ में मुख्तार की पत्नी के नाम पर वक्फ संपत्तियां की गई थी। अफशा की कंस्ट्रक्शन कंपनी को जमीन बेची गई थी। पूर्व सरकारों में वक्फ चेयरमैन और पूर्व मंत्रियों की मिलीभगत के भी आरोप लगे।
फिलहाल सीएम योगी को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है और अब बात नए माफिया की कर लेते हैं, यानी अतीक की बेगम शाइस्ता जो फरार तो है लेकिन उसे यूपी पुलिस ने नई उपाधि दे दी है। इस रिपोर्ट में देखिए नई उपाधि क्या है। अतीक की हत्या के बाद अब उसकी बेगम है माफिया। अतीक का दी एंड हो चुका है, लेकिन अब हो चुकी है उसकी बेगम की एंट्री। अब प्रयागराज की पुलिस ने शाइस्ता को माफिया घोषित कर दिया है। दरअसल प्रयागराज में दर्ज हुई एक एफआईआर में पुलिस ने शाइस्ता को माफिया बताया है और साथ ही कहा है कि वो शूटर भी अपने साथ रखती है। पुलिस के मुताबिक शाइस्ता के साथ घूम रहा शूटर वही है जो उमेश पाल हत्याकांड में भी आरोपी है। पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में फरार आरोपी और 5 लाख रुपए के इनामी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर से कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। शाइस्ता अपने बेटे असद के दोस्त आतिन जफर के घर रुकी थी। 15 अप्रैल को अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके जनाजे में जाने के लिए 16 अप्रैल को शाइस्ता आतिन के घर पर ही छुपी हुई थी। 2 मई को जब पुलिस ने आतिन को गिरफ्तार किया था, उसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी बताया है। इसमें ये भी लिखा गया है कि माफिया शाइस्ता परवीन और उनके शूटरों को आतिन ने ही अपने घर में पनाह दी थी। उस रात शाइस्ता के साथ साबिर भी था। अतीक को जब दफनाया जा रहा था, उस वक्त शाइस्ता ने कब्रिस्तान जाने का फैसला कर लिया था। वो भेष बदलकर कब्रिस्तान जाने को तैयार थी। शाइस्ता आखिरी बार अतीक को देखना चाहती थी, उसको मिट्टी देना चाहती थी, लेकिन पुलिस को पहले से अंदेशा था कि शाइस्ता कब्रिस्तान आने की कोशिश कर सकती है। लिहाजा कब्रिस्तान के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। इसी वजह से शाइस्ता को अपना प्लान बदलना पड़ा। वो आखिरी बार अतीक का चेहरा देखने नहीं जा पाई। कब्रिस्तान के हर गेट पर पुलिस थी। वहां आने वाले हर शख्स की चेकिंग की जा रही थी। ऐसे में शाइस्ता को पकड़े जाने का डर था, लिहाजा वो कब्रिस्तान में दाखिल नहीं हो सकी। जब 2 मई को पुलिस ने असद के दोस्त आतिन को गिरफ्तार किया था, आतिन से पूछताछ में शाइस्ता को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हुए। आतिन के पास से ही असद का आईफोन भी बरामद हुआ है। उमेश पाल की हत्या वाली रात भी असद का मोबाइल आतिन के पास ही था। आतिन ने ही पूछताछ में खुलासा किया कि शाइस्ता अपने साथ शूटर लेकर चलती है। और अब बात कर्नाटक चुनाव में गर्म उस मुद्दे की कर लेते हैं जिस पर अमित शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बड़ा बयान दिया। चुनाव प्रचार में रोड शो के दौरान अमित शाह ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के वादे पर प्रहार किया, तो दूसरी तरफ धर्मांतरण की कहानी पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर हो रही सियासत पर भी अपना रिएक्शन दिया। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह का रिएक्शन गृह मंत्री अमित शाह का रहा इन दोनों मुद्दों पर। जैसे ही कर्नाटक के रण में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, बजरंग दल को बैन करने की बात कही, तभी से सियासत में बजरंग बली और श्री राम ट्रेंड करने लगे। हर जुबान से बजरंग बली के उद्घोष होने लगे और कांग्रेस को राम और बजरंग बली का विरोधी करार दिया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी न्यूज 18 पर इसका जिक्र किया है। बजरंग बली का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन करने की बात करी, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को सीधा बजरंग बली के साथ जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जोड़ा है, जनता ने ही जोड़ दिया। कांग्रेस जब तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अगर आप कंसोलिडेशन करना चाहते हो तो कंसोलिडेशन एक तरफा नहीं होता है, दूसरी साइड अपने आप कंसोलिडेट हो जाती है। वो एक साइड कंसोलिडेट कर गए, जनता ने पूरा कंसोलिडेशन कर दिया, अब परेशान है। असल में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो के जरिए बजरंग दल और पीएफआई को बैन करने की मांग की और कहा कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। बस इसी को बीजेपी ने हाथों हाथ भुना दिया, जिसका शोर अब कर्नाटक के रास्ते दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। आप देखिए, भगवान राम जी का मंदिर ना बने, उसका फैसला ना हो, राम सेतु हुआ ही नहीं, भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, ऐसी कई हल्फनामे अदालत तक ये कांग्रेस पार्टी दे चुकी है। और अब भगवान राम के बाद अब हनुमान जी की भी तालाबंदी करने का प्रयास, घोषणा कांग्रेस ने की है।
चुनाव में बजरंगबली का मुद्दा ही नहीं, बल्कि अब फिल्म द केरला स्टोरी पर भी माहौल टाइट है, क्योंकि जिस फिल्म में ISIS के खिलाफ बड़े पर्दे पर तस्वीर साफ की गई, उसे तमिलनाडु के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी बैन कर दिया गया है। एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी, उसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दो तरफ से दो तरह के व्यूज आ रहे हैं। असद ओवैसी कहते हैं कि एक नफरत फैलाने वाली फिल्म है, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इसका विरोध किया है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं कि ये सामाजिक समस्या है और देश ने और राजनीतिक दलों ने सामाजिक समस्याओं को आंख मूंद कर नहीं देखना चाहिए, इसका सामना भी करना चाहिए, इसके समाधान भी ढूंढने चाहिए। सहानुभूति वृत्ति से सामाजिक समस्याओं का सामना नहीं किया जा सकता। यानी एक तरफ बजरंगबली तो दूसरी तरफ उस फिल्म पर सियासी माहौल तैयार हो रहा है, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस बजरंग दल पर बैन करने के दावे पर फंस चुकी है, तो आतंक विरोधी फिल्म पर बैन लगाकर विपक्षी पार्टियां अब फंसती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए? खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।